आपको पता होगा कि रिसेंटली नेपाल के अंदर एक बहुत ही शॉकिंग और सैड इंसिडेंट हुई है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स नेपाल से आते हैं। तो बात यह है कि नेपाल गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स है जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सबको बैन कर दिया था, इन सबको ब्लॉक कर दिया था। और इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हुई। इनफैक्ट मैं रशिया में रहता हूँ और यहाँ पे भी कुछ सिमिलर चीज़ें जो है सोशल मीडिया के साथ में हो रही है। चीज़ें ब्लॉक्ड है बहुत सालों से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस टाइप का जो कंट्री लेवल का ब्लॉक होता है, कैसे कंट्री लेवल पे ये जो वेबसाइट्स होती है उसको ब्लॉक किया जाता है। उसका जो टेक्निकल डीप डाइव है आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आपका स्वागत है कोडर्स ज्ञान चैनल के ऊपर। आज का वीडियो है वेबसाइट ब्लॉकिंग के ऊपर, कैसे ये कंट्रीज़ पूरे वेबसाइट को ब्लॉक करती है अपने कंट्री के अंदर, ये हम देखने वाले हैं। और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर और एकदम डिटेल में इसको देखते हैं। अब ब्लॉकिंग समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अगर लेट्स से कि आप ये वीडियो अभी देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो ये वीडियो आपके लैपटॉप तक कैसे पहुंच रहा है, आपके कंप्यूटर तक कैसे पहुंच रहा है, इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। फिर आगे की जो चीज़ें हैं हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी। सो लेट्स से कि ये आपका लैपटॉप कंप्यूटर है और इसके अंदर अपने ब्राउज़र के अंदर youtube.com खोला हुआ है, राइट। अब यहाँ पर डेटा आने के लिए बेसिकली यूट्यूब का कहीं पे तो एक सर्वर होगा। लेट्स से यहाँ पर एक यूट्यूब का ये सर्वर है, यहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर हो सकता है। तो यहाँ से आपके लैपटॉप से बेसिकली जो रिक्वेस्ट जाएगी, पहले रिक्वेस्ट यहाँ पर जाती है। यहाँ पर एक होता है ISP, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, आपके इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है आपको, वहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले। रिक्वेस्ट कुछ ऐसी जाएगी, यहाँ से देखिए, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट गई और यहाँ से फिर रिक्वेस्ट जाती है यूट्यूब के सर्वर के ऊपर इस तरह से, और फिर यूट्यूब सर्वर से डेटा आता है और फिर आप वीडियो को यहाँ पर देख पाते हो आपके ब्राउज़र के अंदर। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, youtube.com। ये एक नाम है, इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। बट ये जो है ना, ये हमारी एक मशीन है, राइट। हमारा कंप्यूटर है, ये जो सर्वर है ये भी एक मशीन है, एक कंप्यूटर है। बट दो मशीन एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नाम से नहीं कर पाते हैं, डोमेन नेम की मदद से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये जो इंटरनेट है कुछ इस तरह से ही काम करता है। अगर एक मशीन को दूसरे मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसको इस मशीन का जो IP एड्रेस है वो पता होना चाहिए। तो हर एक मशीन का लेट्स से कि इस सर्वर का IP एड्रेस होता है। अभी के लिए एग्जांपल ऐसे करते हैं 10.10.10.10, इस तरह से कुछ ऐसे IP दिखता है। तो ये है IP एड्रेस इस YouTube सर्वर का, ठीक है। एग्जांपल के लिए ऐसे समझ लेते हैं। अब हमारे इस मशीन को, ब्राउज़र को कैसे पता होगा कि ये जो एड्रेस है वो कौन सा है, youtube.com के लिए कौन सा IP एड्रेस है, ये नहीं पता होता है इसको। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम इसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये एक फ़ोन बुक की तरह है, ठीक है। बहुत सिंपल है समझना इसको। एक फ़ोन बुक की तरह होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसे कुछ डाल के रखूँगा, youtube.com अगर है तो उसकी IP है 10.10.10.10 इस तरह से। अगर यहाँ पर facebook.com है तो उसकी IP में भी 20.20.20.20 इस तरह से एक मैपिंग बेसिकली होती है DNS सिस्टम के अंदर। अब DNS सिस्टम जो है ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल आर्किटेक्चरल सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर भी हम डिटेल एक वीडियो बना सकते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए इसके बारे में। बट अभी के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से हम करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि DNS मतलब ये जो मैपिंग है, IP एड्रेस चाहिए ना, तो उसको गेट करने के लिए हमारी जो मशीन है
वो डीएनएस सर्वर को कॉल करती है। तो डीएनएस सर्वर जो होता है वो बेसिकली होता है आईएसपी के पास, जो डिफ़ॉल्ट डीएनएस रिजोल्यूशन का काम होता है वो हमारे आईएसपी के पास होता है वो, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लेट्स से कि ये डीएनएस सर्वर या फिर डीएनएस सर्वर ही बोलते हैं अभी के लिए इसको। तो ये आईएसपी के पास है, इसके पास ये फ़ोन बुक है बेसिकली ये वाला। तो हमारी मशीन क्या करती है, youtube.com को खोलने से पहले वो यहाँ पे कॉल करती है, डीएनएस कॉल करती है, डीएनएस रिक्वेस्ट करती है, और आईएसपी के अंदर से आईएसपी देखता है अच्छा youtube.com का आईपी चाहिए, ठीक है ये है आईपी ले लो। और जब YouTube को जब भी आईपी मिल जाता है 10-10-10 ये वाला, ये इसको डीएनएस के थ्रू जैसे मिल जाता है आईपी, देखिए ये मिल गया। तो फिर यहाँ से आईपी की मदद से जो रिक्वेस्ट है वो की जाती है और फिर सर्वर से डेटा जो है वापस आता है और फिर आप जो वीडियो है वो देख पाते हो यूट्यूब के ऊपर। तो इस तरह से कुछ फ्लो होता है, इस तरह से इंटरनेट काम करता है। इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताया है। बट अभी ये जो ब्लॉकिंग की चीज़ें हो रही हैं ना, ये अभी आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि आपको पता है कि अभी फ्लो कैसे हो रहा है इसके अंदर, राइट। ओके, अभी देखते हैं कि ये ब्लॉकिंग कैसे होती है, कैसे एक कंट्री किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर पाती है। तो यहाँ पर ना एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर समझ लेते हैं कि चीज़ें कैसी हो रही है। तो देखिए अभी इससे पहले ना और एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम बैन की बात करते हैं या फिर ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक दो टाइप के होते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए लेट्स से एक ब्लॉक इस तरह का है कि ये जो सर्वर है ना, ये सर्विस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमको ब्लॉक करें, ठीक है, मतलब हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, वो हमको ब्लॉक कर रहे हैं। और दूसरा जो टाइप होता है कि हम उस सर्विस को ब्लॉक करें, समझ रहे हो, दो साइड की ब्लॉकिंग है ये। तो आज हम जो ब्लॉकिंग देखने वाले हैं यहाँ पर इस साइड से, मतलब हम दूसरे सर्विसेज को अपने कंट्री के अंदर कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, इसके बारे में अभी बात होने वाली है। सो अब देखते हैं कि ब्लॉकिंग कैसे होती है। सो लेट्स से कि गवर्नमेंट है, ये है, लेट्स से ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट चाहती है कि यूट्यूब को ब्लॉक किया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे लेके आते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो उस रीजन के अंदर, जिस भी रीजन के अंदर ब्लॉक करना है या फिर कंट्री के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी आईएसपीज होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनको ऑर्डर देगी कि बैन या फिर ब्लॉक youtube.com, ठीक है, इस तरह से ऑर्डर देगी। और फिर कुछ टाइम के अंदर आईएसपी को एक्शन लेनी होती है और जो भी ब्लॉक करना है वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आईएसपीज क्या करती है ऐसा ब्लॉक करने के लिए, वही हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं यहाँ पर, वो है डीएनएस पॉइजनिंग, ठीक है, डीएनएस पॉइजनिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो डीएनएस पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है, लेट्स से कि youtube.com जो है, हमने देखा था कि पहले डीएनएस रिजोल्यूशन होता है, आईएसपी के पास जो डीएनएस सर्वर है वहाँ से हमारा कंप्यूटर जो है जाके सर्च करता है कि मुझे youtube.com की जो आईपी है वो दे दो, उसके पास ये मैपिंग है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारा कंप्यूटर यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, डीएनएस रिक्वेस्ट, तो ये आईएसपी क्या करेगा, आईएसपी करेगा डीएनएस के साथ में पॉइजनिंग। क्या मतलब है इसका मतलब आईएसपी आईपी की जगह आईपी नहीं सेंड करेगा, यहाँ से एम्प्टी रिस्पॉन्स सेंड करेगा, या फिर यहाँ पर कोई अलग ही आईपी सेंड कर सकता है। लेट्स से कि ऐसी कोई आईपी सेंड कर दी और ये दूसरे वेबसाइट की आईपी है जहाँ पे लिखा होगा कि यू आर ब्लॉक्ड, या फिर कुछ गवर्नमेंट का मैसेज होगा उसके ऊपर। ऐसा आपने देखा होगा बहुत बार, अगर कभी ब्लॉक साइट अगर आप देखते हो। तो ये जो चीज़ यहाँ पर हो रही है ना, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डीएनएस पॉइजनिंग या फिर डीएनएस मैनिपुलेशन इसको बोला जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे इस सर्विस को कभी भी जो आईपी चाहिए यूट्यूब की वो मिलेगी नहीं, यहाँ पर जो 1010 जो है ये कभी मिलेगी नहीं, और उसकी वजह से यहाँ पर youtube.com का जो कंटेंट है कभी ओपन होगा ही नहीं। ये जो पहली चीज़ है
यहाँ पर की जाती है, आईएसपी करते हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम है, देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक चीज़ इनफ नहीं है ब्लॉक करने के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक कंप्यूटर के अंदर, लेट्स से हमारा ये मैकबुक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ना डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डीएनएस कौन सा है, आईएसपी वालों का है डीएनएस सर्वर। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन भी आता है कि मैं अपने खुद के डीएनएस सर्वर इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। मैं नहीं यूज़ करना चाहता हूँ आईएसपी वाला डीएनएस सर्वर, मैं चाहता हूँ कि और कोई थर्ड पार्टी सर्विस का यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने वाईफाई की सेटिंग दिखाता हूँ। सो एग्ज़ाम्पल के लिए देखते हैं, ये जो मेरा मैक में यूज़ कर रहा हूँ, इसके अगर वाईफाई सेटिंग के अंदर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे अगर वाईफाई सेटिंग के अंदर डिटेल्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि है डीएनएस। इसके अंदर चलते हैं तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारे पास ये जो नीचे है ये आईएसपी वाले का है, डिफ़ॉल्ट वाला। लेकिन इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम खुद के डीएनएस सर्वर्स यहाँ पर डालें। तो 111 ये जो है ये गूगल का है, 888 जो है ये क्लाउडफ्लेयर का है। तो इस तरह से हमने हमारे खुद के डीएनएस सर्वर्स है जो मेंशन किए हैं। तो अब क्या होगा कि आईएसपी कितना भी ब्लॉक करे डीएनएस सर्वर, हम यहाँ पे जा ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं क्लाउडफ्लेयर के ऊपर या फिर गूगल जो डीएनएस सर्वर है क्लाउडफ्लेयर, यहाँ पर हम जा रहे हैं डीएनएस रिजॉल्व करने के लिए। सो अभी यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमें youtube.com के लिए ये फ़ोन बुक आईपी बेसिकली चाहिए होगा, तो ये यहाँ पर जाएगा अभी, क्योंकि हमने वो कॉन्फ़िगर किया हमारे कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे कोई ब्लॉकिंग नहीं है, और फिर आईपी मिलेगा, फिर नॉर्मली हम जो वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये उतना रिलायबल नहीं है ब्लॉक करने के लिए। तो अभी कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका, तो इसका दूसरा ऑप्शन अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ना वो ये है। देखिए दूसरे ऑप्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब जो आईएसपी है वो क्या करते हैं, आईपी ब्लॉकिंग का काम शुरू करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि यूट्यूब की सर्वर की जो आईपी है वो 10.10.10.10 है। सो यहाँ पर ये आईएसपी वाले क्या करेंगे, आईएसपी वाले बोलेंगे कि जो 10.10 के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, इसको हम ब्लॉक करेंगे, इसको आगे जाने ही नहीं देंगे, ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक्ड है यहाँ पे। तो जो सारा ट्रैफिक हमारा जाता है आईएसपी के थ्रू ही जाता है। आईएसपी के पास राउटर होता है, तो हमारे घर से ट्रैफिक निकल के आईएसपी के पास राउटर जो है वहाँ से फिर आगे जाता है इंटरनेट के ऊपर। सो यहाँ पर ही ट्रैफिक को रोका जाता है, ड्रॉप किया जाता है पैकेट्स। तो ये चीज़ है आईपी ब्लॉकिंग, ठीक है। अब आईपी ब्लॉकिंग के अंदर प्रॉब्लम ये है, देखिए ये जो सर्वर है ये एक मशीन है, कंप्यूटर। और आपको पता होगा, आपने अगर कभी मल्टीपल वेबसाइट अगर होस्ट की है तो आपका सर्वर एक ही होता है, बट एक ही सर्वर के ऊपर आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करते हो, अलग अलग डोमेन की। बट उस सर्वर का आईपी एड्रेस एक ही होता है, एक आईपी एड्रेस मल्टीपल वेबसाइट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर youtube.com अगर ब्लॉक करने हमें बोला है, मे बी इस आईपी के साथ में और दूसरा डोमेन हो सकता है, मे बी यहाँ पे google.com भी इसी आईपी से कनेक्टेड है। अब ये यूट्यूब और गूगल का ऐसा नहीं है, बट हमारे केस में फॉर एग्जांपल कोडर ज्ञान्स की जो साइट है, बहुत सारी मल्टीपल जो साइट्स है मेरे एक सर्वर के ऊपर है, तो वहाँ पे आईपी सेम है बट साइट्स अलग हैं, राइट। या फिर आप क्लाउड फ्लेयर का सीडीएन वगैरह यूज़ करते हो, तो वहाँ पे भी ऐसे होता है कि क्लाउड फ्लेयर क्या करता है, एक शेयर्ड आईपी आपको देता है, उस आईपी के ऊपर मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आईपी ब्लॉक कर देते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब के साथ में गूगल भी बैन हो जाएगा, राइट। जितनी भी वेबसाइट्स है यहाँ पर इस आईपी से कनेक्टेड उस सर्वर के ऊपर, वो भी बैन हो जाएगी। लेकिन हम चाहते थे सिर्फ यूट्यूब बैन हो जाए, हम नहीं, गवर्नमेंट चाहते थे। मतलब इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। डीएनएस पॉइजनिंग के अंदर प्रॉब्लम देखा हमने, आईपी ब्लॉकिंग करेंगे तो हम एक ही साथ में बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, जो कि रिलायबल ऑप्शन नहीं है इस केस में। तो अभी और एक चीज़ जो आईएसपी है वो ट्राई कर सकते हैं। वो जो चीज़ है ना, वो क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं अभी। वो ये कर सकते हैं, देखिए तीसरा है SNI, या फिर इसको हम बोलते हैं सर्वर नेम इंडिकेटर।
इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फिल्टरिंग लगा सकते हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू ये ऊपर के दो, तो इसका देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, यहाँ पर जब भी आप वेबसाइट को एक्सेस करते हो सर्वर से, तो आपको पता होगा कि वेबसाइट के अंदर आप HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करते हो। इसका मतलब जो सारा डेटा यहाँ से जा रहा है ये पूरा एनक्रिप्टेड रहता है। मतलब ISP भी अगर उसको चेक करने की कोशिश करेगी क्या डेटा हम भेज रहे हैं, तो वो उसको नहीं दिखता है ये चीज़ें, क्योंकि एनक्रिप्टेड होती है। सिर्फ सर्वर और क्लाइंट दोनों ही उसको जो है डेटा रीड कर सकते हैं, फुली एनक्रिप्टेड होता है। तो SNI जो होता है, सर्वर नेम इंडिकेटर, इसका मतलब ये जो डोमेन नेम है ये सर्वर का नाम है कि हम youtube.com एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो SNI है बेसिकली। तो ये ISP वाले क्या करेंगे, उस SNI को चेक करते हैं, देखते हैं कि किस डोमेन के ऊपर ये रिक्वेस्ट जा रही है, और अगर वो youtube.com है तो उसको क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डोमेन नेम होता है वो जाता कैसे है, रिक्वेस्ट के अंदर जाता है क्या हेडर्स के अंदर जाता है, इसके बारे में आपको जल्दी से दिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कोडर्स ज्ञान की वेबसाइट ओपन करते हैं एंड यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड नेटवर्क टैब जो है ओपन करेंगे एंड यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट हो रही है। पहली वाली हम देखेंगे, तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये गेट रिक्वेस्ट हमने की है codersgyan.com के ऊपर, और ये होस्ट है। देखिए, तो ये है कोडर्स ज्ञान एंड ये देखिए ये IP एड्रेस है कोडर्स ज्ञान का, जो सर्वर का IP एड्रेस है ये DNS के थ्रू इसको मिला है, DNS रिजोल्यूशन हुआ है इससे पहले और ये IP मिला है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे हेडर्स आपको दिखेंगे। देखिए, आपके पास कुकीज़ है, उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, एक्सेप्ट हेडर है। इसमें से ये जो होस्ट हेडर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हेडर है इसकी मदद से जो प्रॉक्सीज़ होती है सर्वर के साइड में, वो आइडेंटिफाई कर पाती है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है किस डोमेन के लिए है। क्योंकि याद है मैंने बोला था कि सर्वर के ऊपर जो है ना, सेम IP के ऊपर मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं। तो सर्वर को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट है, तो वो होस्ट हेडर जो है उससे पता कर लेती है। अब ये रिक्वेस्ट हेडर है, और जब भी ये मतलब नेटवर्क के थ्रू जाता है तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये एनक्रिप्टेड होता है। HTTPS हम यूज़ कर रहे हैं, तो हेडर भी एनक्रिप्टेड है। तो ये ISP वाले रीड कैसे करेंगे वो होस्ट हेडर, बेसिकली उनको डोमेन पता करना है ना, तो वो कैसे रीड करेंगे। तो उसके लिए काम कैसे होता है, देखिए हेडर को तो वो चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एनक्रिप्टेड है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए जब भी TCP हैंडशेक होता है, अभी देखिए और एक नई कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, TCP हैंडशेक। मतलब ये जो हमारी मशीन है और YouTube का सर्वर की जो मशीन है, दोनों के बीच में सबसे पहले तो हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना होता है। एक कनेक्शन, एक TCP कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करना होता है, और इनके बीच के कम्युनिकेशन के लिए ये जो दो मशीन्स हैं वो यूज़ करती है 3-वे हैंडशेक। क्या होता है 3-वे हैंडशेक? TCP अगर बारे में सुना है आपने TCP के बारे में, तो इसके अंदर ना 3-वे हैंडशेक होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। सो लेट्स से कि ये आपका क्लाइंट है, मतलब आपका ब्राउज़र हो सकता है, आपका कंप्यूटर, एंड लेट्स से हमारे पास सर्वर है, लेट्स से कि ये YouTube का सर्वर है ना, सर्वर। तो इनके बीच में डेटा मतलब कम्युनिकेशन होने के लिए सबसे पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है, तो उसके लिए 3-वे हैंडशेक शुरू होता है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, क्लाइंट पहले यहाँ पर एक मैसेज भेजता है सर्वर को, जिसको हम बोलते हैं सिन मैसेज, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और फिर उसके बाद सर्वर क्या करता है, सर्वर एक दूसरा मैसेज भेजता है यहाँ पर, मतलब रिस्पॉन्स भेजता है, एंड इसके अंदर ये भेजता है सिन एक्, मतलब जो ये सिन भेजा है उसको एक्नॉलेज करता है। और फिर ये जो क्लाइंट है ये क्या करता है, ये वापस मैसेज भेजता है और यहाँ पर
सेंड करता है मतलब उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे मिला आपका मैसेज। तो ये 1, 2 एंड 3, ये जो बैक फोर्थ कम्युनिकेशन हुआ इसको हम बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। और उसके बाद जो कनेक्शन है वो दोनों के बीच में इस्टेब्लिश होता है, और फिर जो डेटा वगैरह है हम यहाँ से वहाँ सेंड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो काम करना शुरू हो जाता है। सो ये किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हो ना, तो सबसे पहले ये चीज़ होती है बिहाइंड द सीन, कनेक्शन इस्टेब्लिश चाहिए होता है, उसके बिना हम किसी भी सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर ये जो SNI है, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, यही चीज़ हो रही है कि ये जो 3-वे हैंडशेक हो रहा है, इस टाइम पर ये जो ISP है उस 3-वे हैंडशेक का डेटा जो है उसको इंस्पेक्ट करती है, और उसके अंदर देखती है कि SNI क्या है, मतलब सर्वर नेम इंडिकेटर क्या है। सो यहाँ पर ISP क्या करता है, जैसे ही वो 3-वे हैंडशेक की रिक्वेस्ट यहाँ पर आती है, यहाँ से आगे जाएगी ना, इसके थ्रू जाएगी, तो उसको ये इंस्पेक्ट कर लेता है, और इसके अंदर, उस हैंडशेक के अंदर ये SNI जो है, ये सर्वर को पता चाहिए होता है। बेसिकली सर्वर पूछता है कि SNI क्या है, डोमेन नेम SNI, मतलब ये youtube.com जो है ना, ये SNI है। तो वो 3-वे हैंडशेक से ये पता कर लेता है, और वो अगर youtube.com निकल जाता है, इसका मतलब वो उसको उस 3-वे हैंडशेक को ही ड्रॉप कर देगा, वो इस्टेब्लिश होने ही नहीं देगा कनेक्शन। और कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर यूट्यूब को कभी देख ही नहीं पाएंगे, राइट। आगे का कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो ये एक तरीका है, इस तरह से करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे वायर शार्क नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, जहाँ पे हम नेटवर्क पैकेट्स जो है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जल्दी से आपको लेके चलता हूँ वायर शार्क के ऊपर, और दिखाता हूँ कि ये SNI दिखता कैसे है। सो ये देखिए, ये वायर शार्क है, और मैंने यहाँ पे इसको एनेबल कर दिया है। तो ये सारे नेटवर्क पैकेट्स अभी राइट नाउ जो मेरे कंप्यूटर से जो नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है, सबको ये यहाँ पर लॉग कर रहा है। अब यहाँ पर ना हमें सिर्फ हैंडशेक्स जो है उसको इंस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पे ना हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो फ़िल्टर ये है बेसिकली TLS हैंडशेक टाइप 1, ये अगर लगा देते हैं फ़िल्टर, तो इसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें आपको दिखेगी जो क्लाइंट से सीन करते हैं ना, क्लाइंट का मैसेज जब भी जाता है वो यहाँ पर आपको लाइन दिखेगी इसके अंदर। सो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से चलते हैं, और जो कोडर्स ज्ञान की साइट है ना उसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। और रिफ़्रेश करने के बाद वापस आते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कोडर्स ज्ञान यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आई थिंक कहीं पे तो था, देखिए कोडर्स ज्ञान। सो ये देखिए, यहाँ पर आप देखोगे SNI जो है codersgyan.com है, देख रहे हो। सो ये जो SNI है, ये ISP जो है उसको देख सकता है, चाहे हमारा जो ट्रैफिक है पूरा एनक्रिप्टेड है, एनक्रिप्ट होके जा रहा है, कोई हेडर वगैरह नहीं देख पा रहे, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे देख पाते हैं कि कौन सा डोमेन है। अगेन यहाँ पर अगर लेयर के अंदर देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, इसके अंदर अब जाओगे हैंडशेक के अंदर, हैंडशेक, एंड आई थिंक ये एक्सटेंशन सर्वर नेम जो है इसके अंदर होता है। यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन सर्वर नेम, और ये देखिए ये जो है ना सर्वर नेम, ये है आपका SNI। और इसको चेक करके जो ISP है वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना है कि इसको ब्लॉक करना है, राइट। सो ये है SNI, और ये थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका होता है ब्लॉक करने का। तो बहुत सारे जो ISPs है इसको यूज़ करते हैं। अभी इसके अलावा और भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं ब्लॉकिंग करने के, लेकिन अभी उनके अंदर हम नहीं जाएंगे। बट ये जो 2-3 तरीके हैं ये मेनली यूज़ किए जाते हैं। अब आप पूछोगे कि क्या सोल्यूशन क्या है इसका, क्या हम कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन है VPNs, राइट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं। तो VPNs को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इस केस में। अब ये VPN काम कैसे करता है, कैसे ये बाईपास कर लेता है ये सारे ब्लॉकिंग्स, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली जब भी आप VPN यूज़ करते हो आपके वेब कंप्यूटर के अंदर या फिर ब्राउज़र के अंदर, तो उस केस में क्या होता है कि VPN हमारे लिए एक
एनक्रिप्टेड टनल क्रिएट करता है डायरेक्टली वीपीएन सर्वर तक। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पर ये वीपीएन सर्वर है, ठीक है, ये वीपीएन सर्वर है, यहाँ पर समझ लेते हैं वीपीएन इस तरह से। सो जैसे आप वीपीएन यूज़ करते हो आपके ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ से एक एनक्रिप्टेड टनल क्रिएट हो जाता है जो कि आपके वीपीएन सर्वर तक जाता है। अब ये एनक्रिप्टेड है, इसका मतलब जो डीएनएस रिजॉल्व का काम हो रहा है वो भी वीपीएन का सर्वर जो है हमारे बिहाफ पर वो करके देता है हमें। तो यहाँ पे कोई पॉइजनिंग वगैरह कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पर हम जाते ही नहीं डीएनएस रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद आईपी ब्लॉकिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईएसपी यूट्यूब की आईपी कभी देख ही नहीं पाता है, वो तो इस एनक्रिप्टेड टनल के अंदर है ना, वो अंदर है उसके, वो देख नहीं पाता है। ये देख पाता है वीपीएन सर्वर की आईपी जो है उसको देख पाता है, तो उसको नहीं पता ये यूट्यूब पे जा रहा है रिक्वेस्ट, मतलब हम कौन सी साइट देख रहे हैं ये आईएसपी को नहीं पता है। उसकी वजह से ये आईपी ब्लॉकिंग भी नहीं लगा सकता है। एसएनआई जो है वो भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि हम यूट्यूब सर्वर के साथ में थोड़ी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं डायरेक्टली, हम तो ये वीपीएन सर्वर के साथ में कर रहे हैं। अंदर कुछ भी हो सकता है, आईएसपी को नहीं पता है, वो देख भी नहीं सकता है, एनक्रिप्टेड है। और फिर यहाँ से ये जो वीपीएन है वो यूट्यूब सर्वर को एक्सेस करता है, और उसको एक्सेस करके जो भी रिस्पॉन्स है उसको वापस फॉरवर्ड करता है। इनक्रिप्टेड तरीके से जाता है ये पूरा, राइट। इसकी वजह से जो वीपीएन्स है वो ये जो ब्लॉकिंग से सारी उसको बाईपास कर लेता है। अभी देखिए टीसीपी जो है ना, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, और जो भी आप वेबसाइट्स देखते हो इसके बिहाइंड द सीन टीसीपी काम कर रही होती है। अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा डीप डाइव करना है तो मैंने ये वाला वीडियो बनाया है जहाँ पर हमने टीसीपी की मदद से एक प्रॉपर चैट एप्लीकेशन बनाया है, जाइए उसको क्लिक करिए और देखिए।